एवरीवन, आज हम लोग नई बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं। एनसीईआरटी क्लास 8 की भारत की खोज। तो भारत की खोज को हम स्टार्ट करेंगे और ये देखेंगे ये किसके द्वारा रचित है। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। इसकी यानी कि भारत की खोज किस तरीके से किस माध्यम से हुई है, इसका पूरा संक्षिप्त रूप आपको इस भारत की खोज में मिलेगा। जवाहरलाल नेहरू का संक्षिप्त, जिन्होंने भारत की खोज को बुक को लिखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारी नई बुक का टर्न है और क्लास 8 एनसीईआरटी की भारत की खोज। ये देखिए, जवाहरलाल नेहरू जिनका जन्म यानी कि 1889 में इनका जन्म हुआ और वो 1964 में इनकी मृत्यु हो गई। जवाहरलाल नेहरू सच्चे अर्थों में नेहरू जी आधुनिक भारत के निर्माता हैं। महात्मा गांधी की अगुवाई में उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में सक्रिय भाग लिया। इसमें ये कहा गया है कि सच्चे अर्थों में जो भारत के निर्माता हैं वो कौन है, हमारे नेहरू जी हैं। और महात्मा गांधी की अगुवाई में यानी कि इस जो आज़ादी की लड़ाई में महात्मा गांधी आगे थे और उसके पीछे कौन थे, हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और उन्होंने के सक्रिय भाग में यह आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने भाग लिया। सन 1947 में अंग्रेजों की गुलामी से देश आज़ाद हुआ और वे 1947 से लेकर 1964 तक प्रधानमंत्री रहे। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू कब रहे? जब 1947 में देश की गुलामी से मतलब देश आज़ाद हुआ, उस समय से लेकर 1964 तक ये प्रधानमंत्री रहे। भारत के अलावा इन्होंने दुनिया भर में ऐसे धर्मनिरपेक्ष मानवतावादी राजनीतिक के रूप में भी ये जाने गए हैं। ये प्रधानमंत्री तो रहे हैं, उसके साथ ही साथ ये धर्मनिरपेक्ष मानवतावादी राजनीतिक के रूप में भी जाने जाते थे। इन्होंने विश्व शांति और समाजवादी आदर्शों के लिए भी जीवन भर में इन्होंने काफ़ी आवाज़ें बुलंद की है। यह एक महान राजनेता के साथ साथ उनकी प्रसिद्धि एक लेखक के रूप में भी हुई है। यानी कि एक ये राजनेता तो रहे हैं, उसके साथ ही एक यह लेखक के रूप में भी देश भर में ये प्रसिद्ध हुए हैं। जैसे कि इनकी पुस्तक थी विश्व इतिहास की, उनकी पुस्तकों क्या थी? विश्व इतिहास की झलकियां, आत्मकथा और भारत की खोज को क्लासिक का दर्जा हासिल है। इन जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक लिखित पुस्तकें थी। जैसे एक थी विश्व इतिहास की झलकियां, यानी कि पूरे विश्व में जो भी इतिहास था, विश्व का जो भी इतिहास है उसकी झलकियां। उन्होंने आत्मकथा भी लिखी और एक भारत की खोज यानी कि डिस्कवरी कहते हैं जिसको, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो ये उन्होंने उनका क्लासिक का दर्जा हासिल हुआ उन्हें इसमें। भारत की खोज उनकी अंग्रेजी में लिखी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया का हिंदी अनुवाद है। इंग्लिश में जो लिखी है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसका क्या है? हिंदी अनुवाद है। इसे उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान में 1944 में अहमदाबाद के किले में अपने 5 महीने के कारावास के दिनों में लिखा था। यानी कि जब वो 1944 में अहमदाबाद के किले के जो कारावास था यानी कि जेल में वह 5 महीने रुके, उस समय के दौरान उन्होंने यह जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया है वहाँ का उसको हिंदी में उन्होंने अनुवाद करना शुरू किया। पुस्तक रूप में यह प्रकाशित हुई। कौन सी बुक? डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी कि भारत की खोज। यह एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित हो गई। कब हुई? 1946 में। इस पुस्तक में नेहरू जी ने सिंधु घाटी की सभ्यता से लेकर भारत की आज़ादी तक विकसित हुई है। इस पुस्तक में क्या हुआ? इस पुस्तक में सभ्यता है, सबसे पुरानी सभ्यता मानते हैं जिसको, वहां से लेकर और भारत की आज़ादी तक जितने जो भी हमारी जो डेवलप्ड हुआ है सभ्यता से लेकर दिन पे दिन जो भी हमारे में डेवलप्ड हुआ है, हमारे इतिहास हमारी संस्कृति को लेकर, वो सभी भारत की आज़ादी तक जो विकसित हुआ है वह इस भारत की खोज में इन्होंने लिखा है। बहुविधि समृद्ध संस्कृति, धर्म और जटिल अतीत को वैज्ञानिक दृष्टि से विलक्षण भाषा शैली में बयान किया है। अल्बर्ट आइंस्टीन के शब्दों में इस पुस्तक से एक महान देश के गौरवशाली अतीत और आध्यात्मिक परंपराओं की समझ भी हासिल होती है। 6 दशक पहले लिखी गई यह पुस्तक आज भी उन सभी के लिए प्रासंगिक है
जो इस महादेश के राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास को एक ऐतिहासिक क्रमबद्धता में जानना व समझना चाहते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि जब ये 6 साल दशक पहले लिखी हुई है पुस्तक, आज भी उन सभी लोगों के लिए है जो कि इस देश में राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक में जो भी विकास हुआ है, जो भी डेवलप हुआ है, उसको क्रमबद्धता से, यानी कि एक के बाद एक जो विकास हुआ है उसको जो जानना व समझना चाहते हैं, उनके लिए यह पुस्तक भारत एक खोज या भारत की खोज या डिस्कवरी ऑफ इंडिया एक बहुत जरूरी है। वो कैसे कि उसको आप इसको पढ़ेंगे तो इसमें आपको सब, पहले राजनीतिक, फिर सामाजिक, फिर सांस्कृतिक, ऐतिहासिक को, ये सारी जो भी इसमें है ये डेवलप्ड कैसे हुआ है वह क्रमबद्ध क्रम आपको जानने के लिए मिलेगा। तो चलिए अब इसका जो पहला चैप्टर है हम स्टार्ट करते हैं, जो कि इसमें पहले दिया है कि 1944 में अहमदाबाद के किले की जेल में कारावास में 5 महीने ये रहे। तो स्टार्ट करते हैं। आज पहला चैप्टर है इसमें। अब हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे अहमदाबाद का किला, जिसमें अहमदाबाद के किले में ये 5 महीने कारावास में रहे 13 अप्रैल 1944 में। इन्होंने कहा है, महात्मा गांधी जी ने, जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि यह मेरी 9वीं जेल यात्रा है। हमें यहाँ आए 20 महीने से भी अधिक समय हो चुका था। जब हम यहाँ पहुंचे तो अंधियारे आकाश में झिलमिलाते दूध के चांद ने भी हमारा स्वागत किया। शुक्ल पक्ष शुरू हो चुका था। तब से हर बार जब नया चांद उगता तो जैसे मुझे याद दिला जाता कि मेरे कारावास का 1 महीना और बीत गया है। चांद मेरे बंदी जीवन का स्थायी सहचर रहा। वहीं मुझे इस बात की भी याद दिलाता है कि अंधेरे के बाद उजाला होता है। जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि जो एक अहमदनगर के जो जिले, अहमदनगर का जो किला है, उसमें यह मेरी 9वीं जेल यात्रा, यानी कि इससे पहले वो 8 बार जेल जा चुके हैं। इस लाइन से ये पता चलता है कि वह 8 बार जेल जा चुके हैं। यह इनकी 9वीं जेल यात्रा है, जबकि उसमें 20 महीने हो चुके हैं। उस जेल में उनको 20 महीने हो चुके हैं। और जब भी वो चांद को, नया चांद उगता देखते हैं तो वही चांद उनको यह याद दिलाता है कि उनका 1 महीना बीत चुका है। इसमें 1 महीना बीत चुका है और हर अंधेरी रात के बाद एक उजाली रात भी आती है। ये उजाला भी, ये देखिए अहमदनगर का जो किला है उसकी एक पिक्चर दिखाई गई है। ये अहमदनगर का किला, क्योंकि सन 1953 में जवाहरलाल नेहरू ने अहमदनगर किले की पुनः यात्रा की। कब की थी उन्होंने? 1953 में जवाहरलाल नेहरू ने अहमदनगर किले की पुनः, यानी कि एक बार यात्रा करने के बाद दोबारा भी इसकी यात्रा की। किले का वह कक्ष जहां पर 1942 से 1945 तक उनको जवाहरलाल नेहरू को रखा गया। अब जो अहमदनगर का किला है उसका पार्ट ना 2 भागों में डिवाइड किया गया है चैप्टर को। एक है अतीत का भार और दूसरा है अतीत का दबाव। तो अब हम इसमें देखते हैं अतीत का भार। दूसरी जेलों की तरह यहाँ अहमदनगर के किले में भी मैंने बागवानी करना शुरू की। मैं रोज कई घंटों तपती धूप में भी फूलों के लिए क्यारियां बनाता और मिट्टी बहुत खराब थी, पथरीली और पुराने मलबे और अवशेषों से भरी हुई थी। चूंकि यह इतिहास स्थल है, इसलिए अतीत में इनसे कई युद्ध और राजमहलों की दुर्भिसंधियां देखी हैं। यहाँ का इतिहास बहुत पुराना नहीं है। घटनाओं की दृष्टि से इसकी कोई विशेष अहमियत भी नहीं है, पर इसमें कहते हैं कि दूसरी जेलों की तरह, यानी कि जवाहरलाल नेहरू जब भी किसी भी जेल में जाते हैं वहां पर वो क्या करते हैं, बागवानी करते हैं, फूलों की देखभाल करते हैं, नई नई क्यारियां लगाते हैं, मिट्टी को, जो खराब मिट्टी है, पथरीली है, उसको अच्छे से उसको तैयार करते हैं। ये वो किसी भी जेल में जाते हैं वो अपना काम करते हैं। घटनाओं की दृष्टि से इनकी कोई विशेष अहमियत भी नहीं है, पर इससे जुड़ी एक घटना आज भी याद आ जाती है। क्या घटना याद आ जाती है? यह घटना है कि जब चांद बीबी नाम की एक सुंदर महिला के साहस की कहानी, जिसने इस किले की रक्षा के लिए अकबर की शाही सेना के विरुद्ध हाथ में तलवार उठाकर अपनी सेना का नेतृत्व किया था। किसने किया था? चांद बीबी नाम की एक सुंदर महिला थी जिसने अपनी साहस को दिखाने के लिए साहस की कहानी की, जिसने इस किले की रक्षा की। कौन सी किले की? अहमदनगर की। उस किले की रक्षा करने के लिए उसने अपने हाथ में तलवार उठाई, और वो भी किसके खिलाफ? अकबर की शाही सेना के विरुद्ध।
अंत में उसकी हत्या करके, उसकी हत्या उसके अपने ही एक आदमी के हाथों हुई। किसकी? जो चांद बीबी थी उसकी हत्या उसके ही एक आदमी के हाथों हो गई। खुदाई के दौरान हमें जमीन की सतह के बहुत नीचे दबे कुछ प्राचीन दीवारों के हिस्से और कुछ गुंबदों और इमारतों के ऊपरी हिस्से भी मिले। हम बहुत दूर नहीं जा सके क्योंकि ना तो अधिकारियों से इसकी मंजूरी मिली और ना ही हमारे पास इस काम को जारी करने के साधन थे। अब मैंने क्या किया, कुदाल छोड़कर हाथ में कलम उठा ली। किन्होंने? जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि ना ही मुझे अधिकारियों की इतनी मंजूरी थी कि मैं बहुत दूर तक जाके कुछ काम कर सकूं और ना ही मेरे पास कुछ औजार थे, हथियार थे। इसलिए अब उन्होंने क्या किया कि कुदाल खोदने का जो भी काम था वो छोड़कर उन्होंने कलम उठा ली। पर मैं जब तक आजाद नहीं हो जाता और कर्म के माध्यम से वर्तमान को अपने अनुभव का हिस्सा नहीं बना लेता मैं उसके बारे में नहीं लिख सकता। ना ही पैगंबर की भूमिका अख्तियार कर मैं फिलहाल भविष्य के बारे में लिख सकता हूँ। यानी कि वो ये कह रहे थे कि ना ही मैं जब तक उसके बारे में, किसी के बारे में मैं नहीं जान सकता, वर्तमान का अनुभव नहीं कर सकता, हिस्सा नहीं बना लेता, तब तक मैं उनके बारे में कुछ भी नहीं लिख सकता था। तो इससे अच्छा है कि मैं भविष्य के बारे में ही लिख सकता हूँ। बचा रहता है अतीत, पर मैं उसके बारे में भी किसी इतिहासकार या विद्वान की तरह विद्वतापूर्ण शैली में नहीं लिख सकता। मैं पहले की तरह अपने आज के विचारों को क्रियाकलापों के साथ संबंध स्थापित करके ही उनके बारे में कुछ लिख सकता हूँ। यानी कि वो ये कह रहे हैं कि मैं पहले की तरह अपने जो विचार हैं, जो पहले की तरह अपने विचारों क्रियाकलाप हैं, उनके संबंध में स्थापित उनको और आज को हम उनके संबंधों को स्थापित कर सकते हैं और तब हम उसके बारे में, यानी भविष्य के बारे में कुछ लिख सकते हैं। गेटे ने एक बार कहा था कि इस तरह का इतिहास लेखन अतीत के भारी बोझ से एक सीमा तक राहत दिलाता है। अब देखते हैं हम लोग अतीत का दबाव। अतीत का यानी कि जो पुराना होता है, अतीत यानी क्या होता है? हमारा पिछड़ा हुआ यानी पास्ट। तो उसका दबाव क्या चीज़ है? दबाव भला हो या बुरा, यानी अतीत का दबाव, प्रेशर, जो भी अतीत होता है पुराना, जो भी उसका प्रेशर है वो अच्छा हो या बुरा हो, दोनों तरह का अभिभूत करता है। कभी कभी यह दबाव दम घोंटू होता है, तो खास तौर पर उन लोगों के लिए जिनकी जड़ें बहुत ही पुरानी सभ्यताओं में होती हैं। ठीक है, मसलन भारत और चीन की सभ्यता। आखिर मेरी विरासत क्या है? मैं किन बातों का उत्तराधिकारी हूँ? क्या उन सबका जिसे मानवता की हैरत, उसकी पराजयों की दुखद यंत्रणा का, मानव के उस हैरत अंग्रेज साहित्य कार्यों का जिसकी शुरुआत युगों पहले हुई और जो अब भी जारी है और हमें आकर्षित करती हैं। मैं इस सबका वारिश हूँ, साथ ही उस सबका भी जिसमें पूरी मानव जाति की साझेदारी है। हम भारतवासियों की विरासत में एक खास बात जो अनोखी नहीं है, क्योंकि कोई व्यक्ति औरों से एकदम अलग नहीं हो जाता। यानी कि कोई व्यक्ति है वो किसी और से एकदम अलग नहीं होता है। सिर्फ क्या होता है, अलबत्ता एक बात हम लोगों पर विशेष रूप से लागू होती है। ठीक है, जो हमें रक्त, मांस और अस्थियों में समाई है। इसी विशेषता से हमारा वर्तमान रूप बना है और हमारा भावी रूप बनेगा। यानी कि हम लोग विशेष रूप से अलग हैं। इसी विशिष्ट विरासत का विचार और वर्तमान पर इसे लागू करने की बात एक लंबे अरसे से मेरे मन में घर किए हैं। मैं इसी के बारे में लिखना चाहता हूँ। किसके बारे में? मैं इसी के बारे में लिखना चाहता हूँ। विषय की कठिनाई और जटिलता मुझे भयभीत करती है। मुझे लगता है कि मैं सतही तौर पर इसका स्पर्श ही कर सकता हूँ। ये हमारा था चैप्टर 1, अहमद का किला, जो कि 2 पार्ट में डिवाइड था। एक था अतीत का भाग और अतीत का दबाव। तो इसको यहीं खत्म करते हैं, ये वीडियो भी यहीं स्टॉप करते हैं। अब मिलते हैं हम लोग नए चैप्टर में, नए बीतते रहिए। आपको बहुत ज़्यादा इससे हेल्प मिलेगी और बहुत अच्छा लगेगा कि जो हमारे अतीत में इतिहास था, अब कैसे इतिहास, संस्कृति, राजनीति क्या चीज़ हुई है, क्या चेंज हुआ है और वो आज़ादी तक किस तरीके से क्रमबद्धता से चेंज होता चला गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।